मान लीजिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, और ये विद्युत ध्रुव के जो बीच की दूरी जो है वो कितना है, 2l है। अब इसका एक मध्य बिंदु मान लीजिए, ये मध्य बिंदु दोनों से बराबर बराबर दूरी, जहां यहां से इस बिंदु की दूरी हो जाएगा यल, और यहां से इस बिंदु की दूरी हो जाएगा, ये भी यल हो जाएगा। ओके, यल दूरी हो गया। अब इसके अक्ष पर मान लीजिए एक बिंदु P है, एक बिंदु P है इसके अक्ष पर, जिसकी दूरी r है। इसकी दूरी मैं मान लेता हूं कि r है, ये दूरी इस विद्युत ध्रुव से इसके निरक्ष पर, सॉरी निरक्ष का मैंने पहले ही बताया था कि विद्युत ध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत खींची गई दूरी, लाइन को, रेखा को हम क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। तो निरक्ष मान लेते हैं कि इस निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें इस विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हम इसको मिला देते हैं। मिला देते हैं, चलिए मिला दिया। अब एक्चुअली लाइन सीधा नहीं खींचा रहा है, इसलिए आप लोग समझिएगा। मैं कॉपी पे नहीं लिख रहा हूँ, आईपैड पेन टैब पे लिख रहा हूँ, तो पेन टैब पे थोड़ा सा पेन सही नहीं चल रहा है। मैं सीधा नहीं खींच पा रहा हूँ लाइन, लेकिन समझिएगा मैंने मिला दिया। तो देखिए, जब कोई रेखा से मध्य बिंदु पर हम लंबवत खींचते हैं, और लंबवत खींच करके उसके किसी बिंदु पर से दोनों दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलाएंगे, तो जो दूरी ये होगा उतना ही दूरी इधर हो जाएगा। तो ये यहां से यहाँ यल है और यहां से यहाँ आर है, और यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस के अनुसार क्या हो जाएगा, ये वाला दूरी हो जाएगा √r² प्लस यल² हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलिए। पाइथागोरस के अनुसार क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, कर्ण इक्वल टू क्या होता है, कर्ण इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना है, r, और आधार कितना है, यल। तो r² प्लस यल² अंडर रूट हो गया, ये हो गया। अब उतना ही ये वाला भी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, r² प्लस यल², ये भी सेम हो जाएगा, है ना। बिंदु P जो दोनों रेखा मिलाने वाली की जो दूरी हो गया, √r² प्लस यल², ये हो गया। अब मान लीजिए कि इसके कारण, माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे उत्पन्न हो रहा है, वो मान लेते हैं कि E1 है, और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रहा है, उसको मान लेता हूं E2। तो ये प्लस आवेश है, प्लस क्यू है, और ये क्या है, माइनस क्यू है। तो दोनों के कारण डायरेक्शन किधर होगा, ये देख लेते हैं। डायरेक्शन देख लेते हैं। तो ये प्लस आवेश, धनावेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होता है, दूर होता है। तो ये हो जाएगा E2 का दिशा हो जाएगा इधर, इस दिशा में। E2 इस दिशा में लगेगा। और देखिए E1 का दिशा किधर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, ऋणावेश है। ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा किधर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा हो जाता है आवेश की ओर हो जाता है। तो इधर हो जाएगा E1 लगेगा इस दिशा में, और E2 लगेगा इस दिशा में। हाँ, हमें क्या करना है, पहले E1 और E2 निकाल लेंगे, और दोनों के बीच का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात कर लेंगे। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्या होता है, E बराबर होता है √E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, ये होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, कितना है थीटा, ये समबाहु त्रिभुज तो है नहीं। मान लेते हैं बच्चों, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा, है ना।
अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि देख रहे हो दोनों भुजा बराबर है, जितना ये है उतना ही ये वाला भुजा है, दोनों भुजा बराबर है, तो ये कोण भी बराबर होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा। अब मान लीजिए मैं क्या करूं, यहां से ये जो ये देख रहे हो ये जो रेखा, इस रेखा के समांतर यहां पर एक रेखा खींच देता हूं, इस बिंदु P से होते हुए एक समांतर रेखा खींच दिया। अब अगर ये थीटा है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण। और अगर ये थीटा है तो ये वाला देखो ये क्या हो गया, ये हो गया तिर्यक रेखा, है ना, और ये हो गया समांतर रेखा। तो ये थीटा है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो दोनों मिलाकर ये कितना हो गया, कौन है, माइक्रोफोन बंद करें, रोहित वर्मा, रोहित माइक्रोफोन बंद कीजिए। माइक्रोफोन बंद रखें। हाँ, ओके, देखिए ये थीटा है ये थीटा है, तो दोनों कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके ये पूरा कोण जो है इन दोनों के बीच में हो जाएगा 2 थीटा। थोड़ा डायग्राम और बड़ा बनाना चाहिए, समझ में आ रहा है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम ही मेन है, ये समझ लोगे तो पूरा बन जाएगा। चलो मैं फिर से डायग्राम बड़ा करके बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि ये विद्युत द्विध्रुव है, और यहाँ पे मान लिया माइनस क्यू है, और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू है, दोनों के बीच की दूरी, तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी कितना होता है, 2l होता ही है। और ये मान लो इसके मध्य बिंदु है, यहां से यहाँ की दूरी l हो गया, यहां से यहाँ की दूरी भी l हो गया। अब इस बिंदु पर हम एक निरक्ष खींचेंगे जो कि दोनों का मतलब इस पर लंबवत होगा, और यहां से r दूरी पर मान लो एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण लगने वाले उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और दोनों ज्ञात करके उसका परिणामी ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसे मिलाना पड़ेगा। चलिए इसको मिला देते हैं, मिला दिया, और इसे भी मिला देता हूं। चलिए मिला दिया, देखिए तो अब ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस के अनुसार अगर ये यल है ये आर है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी कितना हो जाएगा, ये भी जो है समकोण त्रिभुज में ये भी उतना ही हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये समझ लें आप। तो ये प्लस आवेश है, और ये धनावेश है, और ये ऋणावेश है। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगा, इस दिशा में होगा, बाहर की ओर होगा। तो ये हो गया E1, E1 हो गया इस दिशा में, और E2 कौन से दिशा में होगा, E2 हो जाएगा इस दिशा में। क्यों, क्योंकि ऋणावेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो ऋणावेश की ओर होता है, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। तो ये मान लो, इसको मान लेता हूं E2 मान लेता हूं। चलो किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, चूंकि पहले बताया था, एक सेकेंड, अभी अभी जो मैं पहले डायग्राम बताया था इसको माना था E1 और इसको माना था E2। चलिए समझ लीजिए, देख लीजिए। हाँ, तो इसको मान लेते हैं E2, इस डायरेक्शन में जो लग रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, और उसको मान लेता हूं E1। अब जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला थीटा, तो इसको मान लेते हैं 2 थीटा। अब बताइए कैसे आया 2 थीटा, वो भी समझा रहे हैं। मान लो कि ये थीटा है, अगर ये थीटा है और यहां से हम एक रेखा खींच लें जो कि इसके समांतर है, अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण, है ना। और अगर ये थीटा है, हाँ अगर ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। और अगर ये थीटा है तो ये ऊपर वाला कोण भी थीटा हो जाएगा, संगत कोण। अब दोनों मिला करके देखिए ये 2 थीटा हो गया, तो दोनों मतलब कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 के बीच का कोण कितना हो गया, 2 थीटा हो गया।
तो हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, फिर माइनस क्यू के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे और दोनों का परिणामी ज्ञात कर लेंगे, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक है ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको निरक्षीय स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं? निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति, पिछली बार हम लोगों ने जो पढ़ा वो अक्षीय स्थिति था, ये हो गया निरक्षीय स्थिति। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहीं पे बता देते हैं या वहां पे कहीं पर भी कोई बात नहीं है, हम लोग यहां से लिखते हैं पहले। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, होता क्या है पहले पढ़ चुके हैं। E बराबर क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हुआ फॉर्मूला हमारा। अब इसी फॉर्मूला का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले हम E1 निकाल लेते हैं, ये है E1, पहले E1 निकाल लेते हैं। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस क्यू आवेश के कारण लिखा हो ना, तो प्लस क्यू इधर है तो E2 निकाल लेता हूं पहले। E2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ पे आवेश कौन सा है, प्लस आवेश है, तो प्लस तो लिखते नहीं हम लोग। हाँ, ये फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर। ओके, अरे यार स्क्वायर नहीं लिखा, एक सेकेंड, चलिए आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या हो गया, क्यू बाई आर स्क्वायर, आर मतलब दूरी, तो प्लस क्यू से इस बिंदु P की दूरी कितना है, दूरी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो दूरी ले लेते हैं, लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको मान लो समीकरण 1। तो ये किसके कारण निकला, प्लस क्यू के कारण। अभी हम लोग याद करेंगे माइनस क्यू के कारण, है ना। अब लिखेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको लिखेंगे माइनस क्यू के कारण कौन सा हो जाएगा, E1 हो जाएगा, है ना, E1 हो जाएगा। तो E1 बराबर क्या होगा, फॉर्मूला, फॉर्मूले में के अनुसार बैठाएंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू, यहाँ भी माइनस क्यू है तो माइनस क्यू तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ क्यू लिखेंगे, क्यू बाई दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना है, सेम है, जितना यहाँ इसका दूरी था उतना ही इसका भी, तो सेम हमारा यहाँ पर भी निकल जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो इसको मान लो अब 2। तो देखो जितना E1 निकल के आ रहा है उतना ही E2, दोनों का मान बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं E1 बराबर E2 बराबर कितना, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्या निकला, क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब इसको हम मान लेते हैं यक्स, इतना बराबर E1 और या E2 दोनों चूंकि बराबर है तो दोनों का मान हम मान लेते हैं यक्स, सॉल्व करने में आसान होगा। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी तो अलग अलग निकला है, E1 का भी इतना और E2 का भी इतना। अब दोनों का परिणामी हम निकाल लेते हैं, तो परिणामी ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर
प्लस 2E1 इंटू E2 कॉस थीटा, है ना। तो देखो E बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट E1 को मैंने कितना माना x, तो एक्स स्क्वायर, E2 को भी कितना माना एक्स स्क्वायर, है ना, x माना तो एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया 2 इंटू एक्स। अब कॉस थीटा का मान रखना पड़ेगा यहाँ पे, कॉस थीटा का मान रख देते हैं, है ना। कॉस थीटा का मान अभी देखो, थीटा कॉस लिखते हैं, कॉस, और थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा यहाँ पर जो है, थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल, E1 और E2 दोनों के बीच का ये वाला पूरा एंगल, तो पूरा एंगल कितना आया, थीटा प्लस थीटा मतलब 2 थीटा आया, यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 थीटा रखेंगे, 2 थीटा। ओके, और क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, प्लस इधर भी हो गया 2x स्क्वायर, और कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब देखिए E इक्वल टू अंडर रूट, यहां पर भी 2x स्क्वायर, यहां भी 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस क्या बचेगा कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा का मान तो जानते ही हो तुम लोग, पढ़े हो 9 क्लास में या 10 क्लास में, यक्स बराबर, सॉरी यक्स नहीं यार, ई होगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर और 1 प्लस, देखिए कॉस 2 थीटा का वैल्यू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। यहां लिख देता हूं, चूंकि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़ चुके हो आप लोग 10 क्लास में, आइडेंटिटी जब पढ़ रहे थे आप लोग, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, तो उसमें डेरिवेशन मैथमेटिक्स का पार्ट है ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इसका मान मैंने रख दिया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, तो कितना हो गया, ई बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर, और यहां देखिए दो गुना कर देते हैं ना, 2 दूनी 4, ऐसे लिख देते हैं, देखो गुना में ही तो है ये गुना में है ना, तो क्या हो गया 2 दूनी 4 x स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, इतना हुआ। ओके, तो ई बराबर क्या आया, ई बराबर आया 4 का हो जाएगा 2, है ना, 4 का कितना हो जाएगा 2, और यक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, यक्स, और कॉस स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये निकला। अब हम क्या करेंगे कि यक्स का मान यहाँ पर लाके रख देंगे, यक्स का मान यहाँ पर ला करके रख देंगे। यक्स का मान हमने क्या माना था, E1 माना था, E1 का मान कितना आया था, मैं आपको देखिए दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने माना था, यहाँ पर देखिए यहाँ माना था E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर यक्स माना था, तो यक्स का मान इतना रख देता हूं वहां पे, है ना। तो यक्स का मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा E बराबर 2 इंटू यक्स का मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू कितना था, इंटू था क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मैंने इसका मान रख दिया, और फिर क्या है कॉस थीटा है, कॉस थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉस थीटा का भी मान निकालना है, यहां से कॉस थीटा का मान निकाल करके रख देंगे। चलिए पहले हम कॉस थीटा बराबर निकाल लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना यल और कर्ण कितना इतना, तो कितना हो जाएगा यल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, है ना, क्योंकि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया यल और कर्ण कौन हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो ये हो गया cos थीटा का मान। अब cos थीटा का मान हम वहां पे रख देंगे, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा,
हाँ, ई बराबर हमारा हो जाएगा 2 इंटू, तो 2 को तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे, 2 इंटू क्या था, 2 इंटू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्या था, Q/√r² प्लस L², इतना था। और cos थीटा का मान कितना आया, cos थीटा का मान आया L/√r² प्लस L², ये आया। तो देखिए ई बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 2Q इंटू L, 2L कर देते, Q इंटू 2L ऐसे लिख देते हैं। देखिए Q इंटू 2L, आप लोग को याद आ रहा है Q इंटू 2L क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से लिखते हैं, तो उसका मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया। और एक बात आप लोग जानते हैं कि रूट का मान कितना होता है बच्चों, रूट का मान होता है 1/2। तो हम क्या करेंगे कि R² प्लस L², और इधर क्या है, R² प्लस L² के पावर कितना हो जाएगा, 1/2, है ना। ये ई बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, एक चीज मैं मिस कर दिया यहाँ, 1 क्या हो गया, 4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू, फिर से लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू Q इंटू 2L के जगह पर क्या लिख सकते हैं, P, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P बटा क्या हो जाएगा, R² प्लस L² के पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1, और ये दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा, 3/2। अब फिर से वही कहानी हम लिखेंगे, चूंकि L² इज वेरी 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 लेस देन R, देयरफॉर L को नगण्य मानकर, L² को नगण्य मानकर, इसको नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। छोड़ने पर, छोड़ने पर, तो छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, यहां देखिए फिर से लिखेंगे E इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू P बटा R² के पावर कितना हो जाएगा, 3/2, है ना। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना निकल जाएगा, ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू P/R³, P/R³, यही निकल गया निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ गए, ये किसके लिए है, निर्वात के लिए है। निर्वात या हवा में जब विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ तो और जब मान लीजिए कि किसी माध्यम में रखा हो तो इप्सिलॉन 0 के जगह पर हम के का प्रयोग कर लेंगे, है ना। एक ही बात बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जब कोई माध्यम में रखेंगे तो इप्सिलॉन 0 की जगह पर इप्सिलॉन 0 भी रखेंगे, वहां पे साथ में उस माध्यम का परावैद्युतांक भी यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारा निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति के लिए। यहां से देखें, विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, ये निरक्षीय स्थिति डायग्राम समझ में आ गया, और ये डेरिवेशन समझ में आ गया। बोलिए बच्चों, जिसको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर से समझा देंगे। ये विद्युत द्विध्रुव है जिसमें एक प्लस Q आवेश और इधर माइनस Q आवेश है। दोनों के बीच की दूरी क्या था, 2L, 2L। और इधर ये हो गया अक्ष, हो गया अक्ष, और इधर क्या हो गया, इधर निरक्ष हो गया। ये इस बिंदु से ये वाला जो है वो हो गया निरक्ष, है ना।
तो दोनों स्थिति में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया। इस स्थिति में क्या ज्ञात किया, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू, बताइए अभिषेक क्या था, 2p/r³ है ना। और निरक्ष स्थिति में क्या हम लोगों ने पढ़ा, ई बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू, हाँ यहाँ पर हो गया p/r³, ये हम लोगों ने पढ़ा। तो देखिए दोनों स्थिति, दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर सिर्फ 2 लगा हुआ है, यहाँ पे 2 नहीं है। तो हम ऐसा करते दोनों को तुलना कर लेते हैं, तुलना करते हैं ताकि एक और नॉलेज हम लोग का बढ़ जाएगा। तुलना करने पर सेम दूरी के लिए, ये भी r दूरी था और ये भी क्या था, r दूरी था, दोनों का दूरी बराबर बराबर था। तुलना करने पर तो ऐसा करते हैं, ई अक्ष बटा ई निरक्ष करते हैं, दोनों का तुलना कर लेते हैं। तो ई अक्ष कितना है जी, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³, और ई निरक्ष कितना है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू p/r³। देखिए तो ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और r³ कैंसिल हो गया, p और p कैंसिल हो गया। तो क्या निकल कर आया भाई, हमारा निकल कर आया ई अक्ष बराबर 2 गुने, देखो तो 2 गुने ई निरक्ष, 2 गुने ई निरक्ष, मतलब कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष सेम दूरी के लिए, बराबर दूरी के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दुगना होता है, ये याद रखना है ना। कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वो सेम दूरी के लिए, बराबर दूरी के लिए निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दुगना होता है ना। ये हो गया आपका। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, यही दोनों हमारे सिलेबस में तो यही दोनों है, क्या है, अक्षीय और निरक्षीय। लेकिन एक और पॉइंट नोट कर लो जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है, जैसे व्यापक व्यापक बिंदु पर तीव्रता, मतलब कहीं पर भी व्यापक बिंदु पर तीव्रता, उसके लिए क्या होगा फॉर्मूला भाई, हमारे सिलेबस में पढ़ना, हम पढ़ना तो नहीं है, लेकिन जैसे देखो व्यापक बिंदु का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये प्लस क्यू आवेश है और ये माइनस क्यू आवेश है, और अभी तक हम लोगों ने अक्षीय वाला पढ़ा और निरक्षीय वाला पढ़ा। लेकिन जब मान लो कि ऐसे, मान लो एक बिंदु P है यहाँ पर रखा हुआ हो और हमें यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव ज्ञात करना, सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, ये r दूरी पर हो, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये मान लो हमारा जो विद्युत द्विध्रुव है उससे कितना कोण पर है, ये थीटा डिग्री पर है, थीटा कोण पर है। तो भाई इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, सिर्फ फॉर्मूला जान जाइए इसके लिए, है ना। तो फॉर्मूला इसके लिए होता है E = 1/4 पाई, ये 4 है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू क्या होता है, P इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बटा r³ है ना, ये फॉर्मूला होता है। व्यापक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है E बराबर कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू P इंटू √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा बाई r³ होता है। चलिए चेक कर लेते हैं, चेक यहाँ यही से करते हैं चेक, हम अक्षीय स्थिति का चेक करते हैं। देखो ये तो अलग अलग निकाला था ना अक्षीय, और ये वाला फॉर्मूला जो अभी बताया उसके लिए आप अक्षीय निरक्षीय दोनों या कहीं पर भी रखा हुआ हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात कर सकते हैं। तो अक्षीय वाला चेक कर लेते हैं, है ना। अक्षीय स्थिति के लिए हम लोग चेक करेंगे, जैसे मान लो अक्षीय स्थिति मतलब P यहाँ पे रखा हुआ है, तो विद्युत ध्रुव से थीटा कितना है, थीटा बराबर यहाँ पे 0 डिग्री है। विद्युत ध्रुव से कितना डिग्री पर ये वाला बिंदु P है, 0 डिग्री पर है, तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अक्षीय निकालेंगे, देखो ई अक्ष बराबर 1/4 पाई
इप्सिलॉन 0 इंटू पी इंटू अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है भाई, बताइए, जल्दी बताइए। 1 होता है, सॉरी क्या होता है, 1 होता है ना। cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, यस। तो 1 यहाँ पे रख देंगे, बाई क्या हो गया, बाई हो गया यहाँ पे RQ। अब देखिए ई एच बराबर क्या आएगा, ई एच बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू पी और इंटू, ऐसे करते हैं, देखो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, मतलब 3 और 1 4 हो गया, 4 का रूट कितना हो गया, 2 हो गया, तो कितना हो गया 2p/RQ, कितना हो गया 2p/RQ, है ना। 2p/RQ हो गया, तो देखो तो सेम आ गया कि नहीं, यही ना फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे ई अक्ष के लिए। तो इस व्यापक फॉर्मूला में रखने पर भी जो है हमारा अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गया। अब हम लोग निरक्ष पर रख के देख लेते हैं, है ना, यही वाला फॉर्मूला निरक्षीय स्थिति के लिए देखते हैं। चलिए देखिए, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो यहां लिख देते हैं ई निरक्षीय, ई निरक्षीय बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला भी अभी क्या था, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू पी इंटू अंडर रूट 1 + 3। अच्छा, पहले उसके पहले ये समझ लो, निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या है कि बिंदु P यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब ये विद्युत द्विध्रुव से, ये जो विद्युत द्विध्रुव है उससे कितना डिग्री पर है, ये 90 डिग्री पर है। तो यहाँ पे थीटा बराबर क्या हो जाएगा उस केस में थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 3 cos² 90 डिग्री, cos² 90 डिग्री बट्टा कितना हो गया RQ। तो देखो ई निरक्षीय बराबर, ई निरक्षीय बराबर हो गया 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 इंटू, अच्छा cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है ना। तो 0, तो 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 1 का रूट करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 को p से गुना करेंगे तो p ही होगा, तो क्या हो गया p/RQ। तो देख लो सेम फॉर्मूला आ गया कि नहीं, तो चेक हो गया, है ना, चेकड, चेक कर लिया, चेक्ड हो गया। तो यहां से क्या देखा हम लोगों ने कि एक व्यापक फॉर्मूला देखा हम लोगों ने कि कहीं पर भी व्यापक बिंदु पर कहीं पर यदि बिंदु रखा हो तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। उसी से हम लोगों ने चेक किया, अक्ष वाला भी आ जाता है और निरक्ष वाला भी आ जाता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना, इसलिए इसको हम लोग डिराइव नहीं किए, खाली फॉर्मूला आपको जो है बता दिया गया है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब आगे हमें पढ़ना है, समझ में आ रहा है बच्चों, नोट कर लीजिए, देखिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसको सेव कर देते हैं। हो गया। ऑनलाइन बहुत कम बच्चा आ रहा है, जानते हो 18 17 18 बच्चा है, लोगों को पता नहीं चला, आज अटेंडेंस देखते हैं, लोगों को फोन करते हैं, शायद टाइम नहीं मालूम होगा। जो बच्चे जुड़े हैं उन सबको एनरोल करवाना बहुत जरूरी है। एनरोल मतलब कि क्लास में, लाइव क्लास में अटेंडेंस बनवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब बच्चे ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। मात्र जो है प्रीति कुमारी एज यूजुअल, विपुल कुमार एक नया सुहानी जुड़ी है, अभिषेक एज यूजुअल, बिट्टू एज यूजुअल, खुशबू और आराधना, है ना। बाकी सभी बच्चों को ऑनलाइन जोड़ने के लिए आज हम लोगों को कॉल करते हैं, बताते हैं टाइम, और इस टाइम में ऑनलाइन अपने आप आ जाएं, ये बताना पड़ेगा लोगों को, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, आज हम लोगों ने पढ़ा, इसके पहले अक्षीय पढ़ा था, आज पढ़ा निरक्षीय। ओके, इसके बाद हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है
हमें ज्ञात करना है बल आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। अगला टॉपिक है हमारा एक समान। आज ये तो खत्म नहीं होगा, खाली बस थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसमें। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत द्विध्रुव पर एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म आघूर्ण। बल आघूर्ण कह दीजिए सीधे, बल आघूर्ण हमें ये ज्ञात करना है। बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टाउ, है ना, टाउ बोलते हैं इसको, टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बल आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले समझिए ये बल आघूर्ण होता क्या है। बल आघूर्ण वह बल होता है जिसके कारण कोई वस्तु घूमने लगे। बल आघूर्ण उस बल को कहते हैं जिसके कारण कोई वस्तु घूमने लगे। समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि ये वस्तु है ना, और इस वस्तु पर बराबर बराबर बल लग रहा है। मान लो कि इधर से भी बल लगा रहे हैं इस दिशा में, और इधर से लगा रहे हैं बल इस दिशा में। दोनों बराबर बराबर बल लग रहा है, दोनों बल, मान लो F1 बल और ये F2 बल, F1 बराबर F2, दोनों बल बराबर है ना। तो क्या होगा, ये वाला जो वस्तु है, ये वाला जो वस्तु देख रहे हो, ये वस्तु अपने अक्ष, इसका जो अक्ष है, ये वाला अक्ष है ना, इस अक्ष के परितः ये घूमने लगेगा। ये गोल गोल घूमने लगेगा, है ना, गोल गोल घूमने लगेगा। तो घूमने लगा किसके कारण? इस बल के कारण। तो जिस बल के कारण कोई वस्तु घूमने लगे, तो उस बल को हम लोग कहते हैं बल आघूर्ण। अब जरा समझिए, अभी मैं ऐसे समझाता हूं, थोड़ा सा इसको सेव कर लेते हैं और स्टॉप शेयरिंग। यस, लुक एट मी। आप लोग मुझे देख सकते हैं। जैसे मान लो ये दरवाजा है, क्या है ये? दरवाजा। और दरवाजे को पकड़ करके मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे, और दरवाजा खुल गया, है ना। दरवाजा ऐसे है, उसको ऐसे घुमाया और दरवाजा खुल गया। तो देखिए यहां पर मैं बल लगा रहा हूं, यहां मैंने दरवाजा को पकड़ा और यहां बल लगा रहा हूं, बल लगाया, दरवाजा खुल गया, है ना। तो जहां यहां बल लगा रहा हूं, और देखिए ये हो गया अक्ष, अक्ष, इस अक्ष के पारिता ये घूम रहा है, देखो, समझ रहे हो। ये जो मैंने बल लगाया, मैं दरवाजा खोल रहा हूं, तो मैंने बल यहां पर लगाया, और बल लगाया तो ये इस अक्ष के पारितः, इस अक्ष के पारितः, जहां पर दरवाजा लगा हुआ है, जिस पर लगा हुआ है फलक्रम पर, तो उसके अक्ष में ये घूमने लगा, है ना। तो जिस बल के कारण कोई वस्तु अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगे, घूमने लगे, उस बल को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। और एक बात और समझिए, ये बल आघूर्ण बराबर क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। जैसे मान लो कि ये बल है, बल यहां लगा रहा हूं, तो बल यहां लग रहा है, और क्रिया रेखा कौन सा है? ये वाला, है ना। क्रिया रेखा ये वाला है, ये वाला। तो यहां से लंबवत दूरी ये होगा, यहां से लंबवत दूरी यहाँ ये होगा। तो यहां बल लगा रहे हैं, तो यफ हो गया, यफ गुने लंबवत दूरी ये वाला हो जाएगा। तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने लंबवत दूरी, है ना, लंबवत दूरी क्रिया रेखा से। तो जहां से दरवाजा घूम रहा है, वहां से लंबवत दूरी जहां पे मैं बल लगा रहा हूं, उसी को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। उसी को हम लोग बल आघूर्ण कहते हैं। तो देखिए बल आघूर्ण हमें जैसे मान लीजिए ज्ञात करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिखेंगे बल आघूर्ण, बल आघूर्ण बराबर होगा बल गुने, बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से लिखते हैं, टाउ ऐसे लिखते हैं, इसे टाउ बढ़िया से लिख देता हूं,
है ना, ऐसे, ऐसे नीचे घुमाएंगे, समझे, इसको बोलते हैं टाउ, इसको थोड़ा सा वहां तक। चलिए, तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुने क्रिया रेखा से, क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये होता है बल आघूर्ण बराबर बल गुने क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। तो ये हम लोगों ने सीखा कि बल आघूर्ण क्या है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, एक समान, अभी ए राज हल्ला नहीं करें, जैसे मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान क्या है, विद्युत क्षेत्र, उसमें क्या रखा हुआ है भाई, एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, इसमें एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, मान लीजिए ये माइनस क्यू है और ये मान लीजिए प्लस क्यू है ना, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, और ये जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है, उससे इस विद्युत द्विध्रुव का जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। तो जरा सोचिए आप कि जब इस पर हम ये क्या करेगा भाई, विद्युत क्षेत्र की दिशा, इस पर बल लगाएगा इस दिशा में, है ना, F1 बराबर इस दिशा में बल लगेगा, और ऋणावेश, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि धनावेश से बल की दिशा किधर होता है, किधर होता है भाई, दूर की ओर, दूर की ओर, तो बल की दिशा इधर हो गया, और इस पर बल की दिशा किधर होगा, इस दिशा में, आवेश की ओर, तो देखिए आवेश की ओर, इधर बल की दिशा ये हो जाएगा F2 बराबर, तो दोनों बराबर बराबर बल लग रहे हैं, जितना, क्योंकि आवेश बराबर है, जितना ये है उतना ही ये है, तो क्या हो जाएगा F1 बराबर F2, दोनों बराबर बराबर बल लगेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है भाई, बल आघूर्ण ज्ञात करना है, तो बल आघूर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बल ज्ञात कर लेंगे, है ना, दोनों बल बराबर बराबर लग रहे हैं तो दोनों बल ज्ञात कर लेंगे, और दूरी, फिर दूरी ज्ञात कर लेंगे, लंबवत, ध्यान दीजिए, क्रिया रेखा कहाँ पे है भाई, ये है क्रिया रेखा, यहाँ ये इसके बीच बीच में इस पॉइंट से ये गोल गोल ऐसे करके घूमने लगेगा, तो क्रिया रेखा ये हो गया, है ना, क्योंकि बराबर बराबर बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, इधर भी बल लग रहा है, तो उसी एक्सिस, ये जो एक्सिस है, अक्ष है, जिस अक्ष पर ये गोल गोल घूमने लगेगा, उस अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा लंबवत दूरी, तो ये लंबवत दूरी ज्ञात कर लेंगे, लंबवत दूरी क्या, कैसे ज्ञात कर लेंगे, मान लेते हैं इसको यक्स, और साइन थीटा बराबर ले लेंगे दूरी, हम लंबवत दूरी ज्ञात करेंगे, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर ज्ञात कर रहे हैं, यक्स बराबर, है ना, वो ज्ञात करेंगे, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, हम ऐसे लेते हैं, हटाइए इसको, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है यक्स, और कर्ण कितना होगा भाई, ये टोटल लंबाई कितना है इस द्विध्रुव आघूर्ण का, 2l, है ना, तो ये बिंदु, ये मिडिल पॉइंट हो गया, इधर भी यल हो गया, इधर भी यल हो गया, तो ये वाला दूरी कितना हो गया, यल, तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए, है ना, ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो यक्स बटा यल हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बटा यल। तो देखो हमें दूरी भी मालूम हो गया, और बल हम ज्ञात कर लेते हैं, बल ज्ञात करने के लिए क्या है फॉर्मूला, हम लोग क्या पढ़े थे भाई, ई बराबर एफ बटा क्यू पढ़े थे, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा ई क्यू, होगा ना, तो देखो Q कितना है, Q ही है, तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, EQ, और F2 बराबर भी कितना हो जाएगा, EQ ही हो जाएगा, मतलब कि F1 बराबर F2 बराबर कितना हो गया, EQ हो गया, है ना, दोनों कितना हो गया, EQ हो गया। अब हमें बल आघूर्ण ज्ञात करना है, तो टाउ बराबर क्या हो गया, बल गुने दूरी, नहीं, तो क्या हो जाएगा भाई, टाउ बराबर, टाउ बराबर हो जाएगा एफ, एफ की जगह पे इक्यू लिख लो, इनटू दूरी, दूरी क्या हो जाएगा आपका, हाँ तो दूरी यक्स निकालना है ना, यक्स, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं, देखो यक्स बराबर हो जाएगा यल इंटू साइन थीटा, यल इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, यल इंटू साइन थीटा, है ना, टाउ बराबर यल इंटू इक्यू इंटू यल इंटू साइन थीटा, तो ये मैं हल्के बस ब्रीफ में बता रहा हूं, आगे मैं और इसको डिटेल्स में बताऊंगा, है ना, अब जरा समझ लीजिए,
अब ये तो टाउ बराबर किसके कारण निकला भाई, ये प्लस क्यू के कारण निकला, ये वो आवेश के कारण, उतना ही टार्क ये भी उत्पन्न करेगा। मतलब आघूर्ण को बोलते हैं टार्क, बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं, टार्क, क्या बोलते हैं, टॉर्क, TORQUE। तो जितना टॉर्क ये लगाएगा उतना ही टॉर्क ये भी लगाएगा, तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, उसका भी F1 के कारण भी उतना ही टार्क और F2 के कारण उतना ही टार्क, तो दोनों आवेशों के कारण कितना टार्क लगेगा, 2 से गुना कर दो। तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको लिखोगे इस प्रकार से, Q इंटू 2L कर दीजिए, टॉ बराबर क्या हो गया, टॉ बराबर हो गया Q इंटू 2L, और इधर ले लीजिए E इंटू साइन थीटा, E इंटू साइन थीटा। तो Q इंटू 2L क्या है, P है, बल विद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो टाउ बराबर क्या हो गया, P इंटू, है ना, इसके बराबर, इसके जगह पे P रख दिया, द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से लिखते हैं, PE साइन थीटा। तो ये हो गया टार्क बराबर, ये याद रखें। देखिए कैसे कैसे हुआ, है ना, कुछ आसान, हार्ड है नहीं, आसान है। इसको हम लोग डिराइव करेंगे बढ़िया से अगले क्लास में। ये मैं हल्के में समझाया, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे तो बोलिए। लेकिन अगले दिन इसको नोट कर लें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। बोलिए बच्चों, आया कुछ समझ में।